Dear students, Assalamu alaikum. I am hopeful that you will be fine. Let's discuss chapter number 9 जिसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर और इसके अलावा इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत अहम हैं जो कि बोर्ड में अक्सर आते भी हैं। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की तरफ। ऐसे तमाम नाम सी लैंग्वेज में स्पेशल जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग हो उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए मिसालें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि एस टी डी आई हो, कुछ ऐसा नाम यानी कि स्टैंडर्ड। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जब हम इस दुनिया में आए तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ह्यूमन बीइंग। सो उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के जो नाम रख लेते हैं, किसी का नाम असद, सलीम, एक्स वाई जी, कोई भी नाम हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसे नाम रखता है जिनके कुछ मतलब होते हैं, कुछ डिफरेंट पर्पज़ होता है। तो ऐसे नामों को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। सिर्फ नाम की बात हो रही है। उसी के साथ नीचे एक 3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सी इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में कोई चीज़ स्मॉल लिखें तो वो उसको स्मॉल ही कंसिडर करता है। अगर उसको आप कैपिटल लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। मिसाल मैं इधर एक छोटी सी कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं। स्टार्ट किससे करना है? हैश। आप सारे साथ साथ रिवाइज करें ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। मुझे बताएं, आपने वीडियो के साथ साथ आप बताते जाएं। मैं तो टाइप कर लूँगा लेकिन आप मेरे साथ साथ करें। क्या आएगी इस लाइन में क्या आएगा जी? हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर दोबारा से आना है, तो क्या आना है जी बता दें। नीचे आएंगे, हैश इंक्लूड डॉट एच, ठीक है जी। इधर क्या आएगा? वॉइड मैन। और अगर आप ब्रैकेट खाली भी छोड़ दें फिर भी ठीक है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर भी ठीक है, ना छोड़ें मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंट एन। मैंने स्मॉल एन लिया है तो मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, यूज़र से कहता हूँ कि एंटर एनी नंबर, ठीक है। यूज़र से मैंने बोला एंटर एनी नंबर, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर मैंने इसको स्कैन एफ करवा रहा हूँ। स्कैन एफ के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? वही काम, परसेंट डी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इंटीजर था। फिर इम परसेंट एन, तो एन में वैल्यू जा रही है, लेकिन एन के बजाय मैं कैपिटल एन लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसी को मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, प्रिंट एफ। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा देते हैं, ठीक है। वैल्यू बैक स्लैश एन, नई लाइन के लिए वैल्यू एंटर्ड इज इक्वल टू परसेंट डी। तो जो एन में वैल्यू आए उसको आप प्रिंट करवा दें। अब ये देखिए क्या होता है। इस प्रोग्राम को जब मैं सेव कर लूँगा, प्रोग्राम से सबसे पहले ज़ाहिर है सेव करना होता है। सेव एज में जाता हूँ मैं। सेव एज में जाके इसका मैंने कोई भी नाम मैंने जो सिलेक्ट कर लिया, कोई भी नाम, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कैश अंडरस्कोर सेंसिटिव, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑप्शन में जाके मैंने सी सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, प्रोग्राम मेरा सेव हो गया। यहाँ पे डॉट सी लिखा हुआ आ जा रहा है। अब इसको कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल हो रहा है। तो ये एरर आ गया हमारे पास, हैश INC आना था यहाँ पे, वो हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। ये सिंटेक्स एरर है जो कि कंपाइलर पकड़ लेता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे एरर आ गया। वो क्यों एरर आया है? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने ये स्मॉल डिक्लेयर किया और यूज़ आप कैपिटल कर रहे हैं, यानी कि एन मैंने स्मॉल डिक्लेयर किया है तो कैपिटल यूज़ नहीं कर सकता, इसको मैं स्मॉल ही यूज़ करूँगा, ठीक है। इसीलिए इसी लैंग्वेज को कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब ये प्रोग्राम मेरा कम्प्लीटली और कामयाबी से ये कंपाइल हो चुका है। कोई एरर नहीं है इसमें, कोई वार्निंग भी नहीं है। आप इसको गौर से नीचे ये जो ऑप्शन आ रही है देख सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखें जी इसकी आउटपुट भी आपको सामने नज़र आ जाएगी। ये इस प्रोग्राम की ये आउटपुट है, एंटर एनी नंबर। जाहिर है मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूँ तो वो उस नंबर को शो करके प्रोग्राम मेरा एंड हो जाता है। ये केस सेंसिटिव के बारे में बताया। इसके अलावा एक और बात भी केस सेंसिटिव के बारे में कि सी लैंग्वेज में ज़्यादातर चीज़ें आपने देखो स्मॉल में लिखनी है, कैपिटल नहीं लिखनी, यानी कि प्रिंट एफ स्मॉल है, इंट स्मॉल है, स्कैन एफ स्मॉल लेटर में, प्रिंट एफ स्मॉल लेटर में, वॉइड मैन वर्ड स्मॉल लेटर में, ये सारे स्मॉल लेटर में, इनको कैपिटल में नहीं लिखना। ये पहली दो लाइन्स को क्या कहते हैं? इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ड्यूरिंग वीडियो। इसको समझ लें सरप्राइज क्वेश्चन है। सो आई एम टेकिंग अ पॉज क्योंकि आप अपने जहन से सोचेंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ जी। इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब आप सोच लें कि आपने इसका दुरुस्त जवाब दिया या गलत, ठीक है। अच्छा अब लेट्स सी। अच्छा उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। उनको सी लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करती है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर बुक 32 कीवर्ड्स हैं, जिसमें से चंद एक के नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, ये जो हैं कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड जिनको हम ऐसे अल्फाज जिनको और किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। अब इसकी मिसाल भी दे देता हूँ यहाँ पे मैं कीवर्ड्स की। एक कीवर्ड है, मैं उसको वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, जैसे कि BREAK ब्रेक। देखें कीवर्ड जो है ये खुद ही बोल्ड होके आ जाता है। तो मैं अगर इसको फ़र्ज कर ले यूज़ करने की कोशिश भी करूँगा तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ठीक है जी, इसको जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल होते ही एरर आ गया। उसने कहा यू कैन नॉट यूज़ रिजर्व वर्ड। ठीक है, बी इसका नाम रख दें तो फिर ठीक है, क्योंकि बी कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। इसी तरह से अगर आप चेक करेंगे 32 कीवर्ड्स हैं, उनमें से कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड के कुछ मीनिंग डिफाइन होते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर कीवर्ड में और फंक्शन में क्या फ़र्क है? बेटा कीवर्ड की मतलब ये है कि कीवर्ड के साथ कोई ब्रैकेट नहीं आता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा था ब्रेक, तो ये एक सादा नाम है ना, इसके आगे इस तरह के ब्रैकेट्स नहीं आते, ये वाले, ये इसके साथ नहीं आते। अगर ये आ जाए तो ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके जी, आगे जाते हैं हम। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड, कैन नॉट बी यूज्ड इन सी लैंग्वेज के मुताबिक, आपकी इस बुक के मुताबिक आपके पास 32 कीवर्ड्स हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। वेरिएबल किसे कहते हैं? अच्छा, जब भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं, मैं लिखता हूँ इंट बी, होता क्या है? मेमोरी में दो काम होते हैं, दो काम हो जाते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। मुझे ये बताएं आप सब, ये जो लाइन नंबर 5 नज़र आ रही है, जिसको मैंने पे हाईलाइट किया है, तो इसको हाईलाइट ख़त्म करके मैं बताता हूँ कि इंट बी लिखा है। तो इंट बी क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं? वेरिएबल का नाम बता रहा हूँ और उसकी डेटा टाइप बता रहा हूँ। अब डेटा टाइप क्या करती है? अब गाड़ी में जाने से पहले सीटें बुक करते हैं, इसी तरह से मेमोरी में डेटा रखने से पहले मेमोरी का बताना ज़रूरी है। उस मेमोरी का नाम मैंने रखा है बी, और उसके साथ इंट का मकसद ये है कि इंट जो है मेरे मेमोरी में 2 बाइट मेरे लिए रख लेगा। उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से वैल्यू रखवाता हूँ। अच्छा, इस दौरान दो काम हुए, इस लाइन नंबर 5 में दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ? मैंने वेरिएबल और उसका नाम बताया। वेरिएबल का और उसका नाम के बताने को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसने यहाँ पे इंट वॉल्यूम और कैरेक्टर CH दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक की टाइप इंट और एक की कैरेक्टर रखी है। इंट मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व करता है, जबकि कैरेक्टर 1 बाइट रिजर्व करता है। इसको आगे डिटेल में हम पढ़ने लगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है वेरिएबल में का नाम और उसकी टाइप बताना। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वेरिएबल डेफिनेशन। इसी अगले पैराग्राफ में डेफिनेशन से मुराद, कुछ बच्चे कहते हैं वेरिएबल इज़ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर। ये वेरिएबल की डेफिनेशन उस लिहाज से नहीं पूछी हुई, ये एक अलहदा से नाउन है, ये एक अलहदा से चीज़ है। व्हाट इज़ वेरिएबल डेफिनेशन? सो वेरिएबल डेफिनेशन मीन टू सेट असाइड द मेमोरी फॉर एनी डेटा टाइप, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन। इंट लिखा तो 2 बाइट रिजर्व हो गए, कैरेक्टर लिखा 1 बाइट रिजर्व हो गए, फ्लोट लिखा 4 बाइट रिजर्व हो जाते हैं। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि मैं बी के साथ इंट या वॉल्यूम के साथ इंट लिखूंगा 2 बाइट रिजर्व करे? ये जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, ये उसने फिक्स कर दी हुई है। ठीक है, अगर वो इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी वेरिएबल डेफिनेशन डिक्लेरेशन। ये एक ही लाइन में हो जाते हैं, यानी ये जो आपके पास प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 5 लिखी है, दोनों काम इसमें ऑटोमेटिकली हो गए। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसका नाम और टाइप पता चल गई। दूसरा काम कंपाइलर ने खुद किया कि मेमोरी में जाके 2 बाइट रिजर्व करवा लिए।
रिजर्व करने के बाद इसमें जो काम हुआ वो इनिशियलाइजेशन का है। अगर आप किसी जगह पे लिखते हैं b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 20, कोई भी डाटा स्टोर करते हैं वो असल में इनिशियलाइजेशन कहलाती है। तो 3 बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये डेफिनेशंस हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये आ गया, वेरिएबल डेफिनेशन ये आ गया, और ये इधर अगर आप देखें ये वाला पैराग्राफ, इसमें आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है गार्बेज क्या होता है। अगर आपने मेमोरी में कोई वैल्यू उस वेरिएबल में कोई स्टोर नहीं करवाई तो आम तौर पे वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवा देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस लाइन को कमेंट बना दूं, इसको भी कमेंट 2 लाइनें लगाने से कमेंट बन जाता है। अब मैं बी को प्रिंट करवाता हूं, देखते हैं हम क्या प्रिंट होता है। देखें इसमें 0 प्रिंट हो गया। तो इट कैन बी एनी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मीन आपकी यूजफुल नहीं होती वो वैल्यू। इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग ए वैल्यू टू वेरिएबल टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने b लिखा और b के आगे लिखा b इज इक्वल टू 6, तो ये इनिशियलाइजेशन है। लाइन नंबर 6 के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें 90 रख देता हूँ इसको, या इसको मैं 50 रख देता हूँ। सो b में 50 स्टोर करवाने को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दोनों मैंने कंपाइल और रन इकट्ठा कर दिया, तो जो वैल्यू एंटर की थी मेरी 50 वो नज़र आना शुरू हो गई। बात समझ गई बेटा। ओके जी, नेक्स्ट आगे जाते हैं। उसके बाद आता हूँ जी यहाँ पे, ये देखें उसने मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल भी बताए हुए हैं। इंट काउंट, काउंट 125 कैरेक्टर। अच्छा, वेरिएबल का नाम रखना एक ख़ास असूल है। पहला रूल ये है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 इसके 7 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है कि वेरिएबल में आप डिजिट्स अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं वेरिएबल का नाम b रख देता हूँ, मैं इसका ऐसे भी रख सकता हूँ b अंडरस्कोर एरिया 334। ठीक है, तो आपने इसका ये नाम भी रख सकते हैं। ये इसने कहा हुआ है कि आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका, लेट्स सी। अगले पॉइंट में वो ये कहता है कि फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर, पहला करेक्टर लेटर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर पहला करेक्टर के बजाय मैं 2 3 रख देता हूँ, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब इसको अगर मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट विल इट डू, ये एरर आ गया। तो पहला करेक्टर होना ज़रूरी है। इधर आपका बी ही लिख देते हैं या सी डी कोई भी लिख देते हैं, इट विल वर्क। ठीक है, फिलहाल मुझे एरिया की ज़रूरत नहीं आती। उसके बाद आते हैं जी, इसमें स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। कैरेक्टर नेम मस्ट बी लेटर, ये हो गया जी। उसके बाद केस सेंसिटिव लैंग्वेज की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी में जो कोई चीज़ स्मॉल लिख ली उसको स्मॉल ही यूज़ करो, जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और भी कोई लैंग्वेज हैं दुनिया में जो केस सेंसिटिव हो, जैसे जावा है, PHP है, ये भी केस सेंसिटिव है। सी कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कीवर्ड जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में कौन से आ जाते हैं, मिसाल इसने खुद एग्जांपल दे दिए, इंट, वॉइड और साइंड। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट वॉइड, ये देखें कीवर्ड था तो वैसे ही हाईलाइट हो गया, बोल्ड सा हो गया, ये देखें। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम आप नहीं रख सकते इस तरह। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं। सी का ये हो गया फॉर मैनी कंपाइलर। सी में वेरिएबल की जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होती आमतौर पर। चलिए मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ कितनी है, BEAR बियर, इसकी लेंथ है 1 2 3 4, इसकी 4 है लेंथ। और अगर मैं इसके साथ अंडरस्कोर लगा दूंगा ये 5 होगी। तो इट मीन्स दैट ऑल द कम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब यू कैन से दैट कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मे बी 31, नॉट ग्रेटर देन 31, लेस देन 31, जितना मर्जी कर लें आप। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर होगी बात, ये भी होगी, ये बात भी हमने कर ली। सी कमांड ये भी हो गया। अच्छा जी, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, यानी आप ब्लैंक स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ, बी एरिया, ये भी देखिएगा कि ये एरर आ जाएगा। इसको कंपाइल और रन इकट्ठा ही मैं कर रहा हूँ तो एरर आ गया, कंपाइल ही नहीं हुआ कोड, तो बट इट इज़ नॉट अलाउड। आप इसको अंडरस्कोर में बदल देंगे तो फिर कुछ चांस हैं कि इसके चल जाएगा, लेकिन अब ये एरर नहीं दे रहा। अब ये वार्निंग दे रहा है कि बी आपने कहाँ से यूज़ किया, डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इसको दोबारा से मैं बी बना देता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए।
यहाँ पे बी अंडरस्कोर एरिया किया था, जो कि मैंने भी ख़त्म कर दिया। आखिरी ये कांट बी डिक्लेयर ओनली वन डेटा टाइप, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास वन डेटा टाइप, यानी मैं इसको दोबारा आगे जाता हूँ, मैं इसको फ्लोट भी रख देता हूँ, फ्लोट भी, तो व्हाट विल हाउ इट विल बिहेव, लेट्स सी। मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये फिर एरर आ गया, कहता भाई आप एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर करें बी को, अगर आपको बी चाहिए, कोई और वेरिएबल चाहिए तो कोई और डिक्लेयर कर लो, फ्लो एन कर लो, सी कर लो, ठीक है, फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया जी, द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। आपने फिंगर टिप्स पे ये सारे, लेकिन विद एग्जांपल, सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए होती प्रोग्रामिंग के। कांस्टेंट किससे होते हैं, कांस्टेंट बनाए जाते हैं जनाब, कांस्टेंट में मैं यहाँ पे कांस्टेंट बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं हैश डिफाइन एन, एन में 444 रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मेरे पास n में 44 है, मैं कभी भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये ना डिक्लेयर करने की जरूरत है डिफाइन, ना इनिशियलाइज, उसमें 50 वैल्यू फिक्स हो गई है। तो उसका तरीका क्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करना हो, जैसे पाई वगैरह फिक्स होता है, और भी कई कांस्टेंट हैं, कैपिटल जी जो है, अब मैं सफ़र से निकालते हैं, कैपिटल जी कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11, उसको भी आप इधर कांस्टेंट बना सकते हैं। और कई वैल्यूज हैं, जैसे एवोगैड्रोस नंबर है 6.023 × 10⁻23, जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इन मोल, तो वो भी आप इसमें की, क्योंकि साइंटिफिक जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इन ऐसी चीज़ों को आप क्या कर देंगे, आप इधर करके कांस्टेंट बना देंगे, ठीक है जी। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, आई डोंट नीड इट, सो इट्स गॉन। ओके लेट्स सी, हमारा जी आगे कांस्टेंट के बारे में मैंने बात कर दी आपसे। न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट जो नंबर जिन्हें कहते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 जहां भी आए न्यूमेरिक कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसा होता है, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी नंबर के इर्द गिर्द एक अपॉस्ट्रोफी लगा दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHR, याद रखें उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर होनी चाहिए, आगे ये कॉमा लगा के उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज अ नंबर यूज़ नहीं हो सकेगा, वो एज अ कैरेक्टर यूज़ होगा। और n लिखते हैं फिर भी एज अ कैरेक्टर यूज़ होगा। सो आप किसी भी कांस्टेंट को कैरेक्टर में बदलना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या लगा दें, अपॉस्ट्रोफीज लगा दें। उसके बाद आते हैं जी डेटा टाइप। डेटा टाइप सी लैंग्वेज में दो किस्म की बेसिक्स हैं, एक तो आपके पास ये वाली इंटीजर डेटा टाइप है और दूसरी आपके पास ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है। अब इनका मकसद क्या होता है, सी लैंग्वेज में कभी आप मेमोरी रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ता, सिर्फ इधर इंट लिख देता हूँ तो वो खुद 2 बाइट रिजर्व कर देता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है, इंट के लिए 2 बाइट, अनसाइंड इंट 2 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट, लॉन्ग 4 बाइट। अब आपको जितनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए उतनी बड़ी डेटा टाइप आपको लेनी पड़ेगी। ये निसार करता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आउटपुट कैसी और कितनी और कम्प्लेक्स आएगी। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने इस चीज़ को रहने दें, अब ये देखें इसकी रेंज भी दी हुई है। रेंज क्या है, इंटीजर की -32,000 से लेकर +32,000 तक। इसी तरह से अनसाइंड की रेंज है 0 से 65635 तक है। इसी तरह से शॉर्ट की जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंट की, अनसाइंड शॉर्ट की अनसाइंड इंट की तरह है। लॉन्ग की जो डेटा टाइप जो रेंज है -2147483648 से लेकर 2147483647, ठीक है जी। फिर अनसाइंड लॉन्ग की भी इसी तरह से 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं आती। हाँ, इंट के साथ अगर अनसाइंड लिख दें तो उसमें आप नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनसाइंड, UNSIGNED, अनसाइंड इंट, तो यहाँ इसको मैं अब कंपाइल और रन इकट्ठा कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अनसाइंड इंट, तो इसने 50 स्टोर ही करवा दिया। हाँ यस, उसमें नेगेटिव नंबर आप स्टोर नहीं करवा सकते, अनसाइंड इंट है ना, तो साइन कोई नहीं आएगा। अब इसको मैं कंपाइल और रन किया, नेगेटिव इसने अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट में बी में माइनस, लेट्स सपोज, लेट्स सी, कंपाइल करता हूँ इसको मैं, -656। सो दिस डेटा टाइप, अगर हाँ आप कभी अगर ये स्टोर करना शुरू हो जाए, देयर मे बी ए टेक्निकल एरर, बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस बिकॉज इट इज ओनली यूज फॉर अनसाइंड। का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यूज खत्म, साइंड मीन प्लस का साइन आएगा, तो वो 0 से 65635 तक है। बस इसकी रेंज को डबल कर दो, ये आ जाता है। और अगर आप
इसको एक दफ़ा याद कर लो लॉन्ग को, तो डबल जो है उसका करो तो अनसाइन लॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद अगली जो डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको शक हो के पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर के लिए सबसे पहली डेटा टाइप फ्लोट है। मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है कि यहाँ पे बी में आंसर फ्लोट में आएगा, यानी पॉइंट में आएगा, तो आई विल कंसिडर इट, क्या करूँगा, इसको इंट नहीं रखूँगा, इसको मैं रखूँगा फ्लोट बी। तो फ्लोट में मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 67.73 वट एवर वैल्यू में भी। तो यहाँ पे आना है पॉइंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको जब फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करवाता हूँ, ये भी एफ करना पड़ेगा, वो इंटीजर के लिए मैंने लिखा था। इसको कंपाइल करता हूँ, कोड को कंपाइल जी हो गया सक्सेसफुली। इसको रन कर देते हैं। ये देखें जी, आपके पास ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ गई, ये आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ गई, ये ऊपर नज़र आ रही हैं 67.7637 and 02. So this is how it is working. So अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको डबल करना पड़ेगी डेटा टाइप। फिर ये बाइट के लिहाज है, लेकिन इनके साथ एक और काम भी है, इनकी प्रेसिजन भी होती है। प्रेसिजन का मतलब है पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखाएगी। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 0.12 लिख देता हूँ, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसको कंपाइल भी हो जाएगा। अब इसको जब रन करते हैं, देखें इससे पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं दिखाए, कितने दिखाए, 6 दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट्स पॉइंट के बाद दिखाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके जो इसकी प्रेसिजन है वो 6 है। अगर वो पॉइंट के बाद 15 दिखाएगा 15 है ये। अच्छा, ये जो रेंज लिखी हुई है वही रेंज है जो आप इसकी पढ़ी है आपने, ये रेंज। इस रेंज को थोड़ा सा इसने 2 की पावर 10 की पावर में करके लिख दिया, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी थी इसलिए इनको 10 की पावर में लिख दिया गया है। तो डबल डेटा टाइप है ये, 8 बाइट है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। असल में स्टोर तो आप हार्ड डिस्क में या रैम में ही होना है, ठीक है। सो हार्ड डिस्क, लेकिन थोड़ी देर के लिए रैम में जो लोकेशन बनती है वो ये डबल। याद रखें, खाम खा आप बड़ी डेटा टाइप सेलेक्ट ना करें, क्योंकि मेमोरी ज़ाया होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप 10 सीटें की और एक बंदा जा रहा है 10 सीटें करके, दिस इज़ मतलब इसका अच्छा ये सही यूज़ नहीं है इसका डेटा। ओके, डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप, ये अभी मैंने बताया था आपको कि आप कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या लगा दें, अपॉस्ट्रोफीज, तो इट विल बिकम अ कैरेक्टर। तो उसको कैरेक्टर को जब प्रिंट करना चाहें तो उसका कैरेक्टर ही प्रिंट करवाएंगे। इधर एक प्रोग्राम दिया, ये प्रोग्राम करता क्या है, ये 2 कैरेक्टर लेता है, उन कैरेक्टर को प्लस करके सम करता है, सम करने के बाद जो आंसर आता है उसको ये आस्की कोड में तब्दील कर रहा है बस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, फ्लोटिंग। इधर 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, कैंसिलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो, ठीक है जी। यहाँ पे आज जो कैंसिलेशन एरर होता है, अगर बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर में ऐड करते हैं तो बड़े वाले नंबर का इफेक्ट तो रहता है, छोटे वाले का ख़त्म हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप पानी में एक चीनी का एक ज़रा डाल दें तो उससे पानी मीठा नहीं हो जाएगा, बट चीनी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। इसी तरह से ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी 1970, तो इसमें आप एक वैल्यू ऐड करते हैं 0.0000001243, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इट विल नॉट बी हैंडल। इसको कैंसिलेशन एरर कहा जाता है। एक है अरिथमेटिक ओवरफ्लो, जब आप कभी किसी डेटा टाइप की रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं, ओवरफ्लो कम करते हैं, अंडरफ्लो। लेट्स सी कैसे होता है ये। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी चूँकि फ्लोट इंटीजर है, इंटीजर बनाता हूँ इसको मैं, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है ना वो ऑलमोस्ट कितनी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इंटीजर की जो रेंज है -32,000 से लेके +32,767 तक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, -32,768 से लेके 32,767। अब मैं इसमें अगर मैं 40,000 स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं गया, इसमें लिख दिया 450 लिख देते हैं 50,000। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, लेट्स सो इट्स कंपाइल्ड एंड आई विल रन इट। व्हाट हैपेंड ओवर हियर, इसने कहा जी 00 कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इज दिस, बिकॉज मैं उसकी रेंज से बाहर चला गया हूँ, ठीक है। 550 करूँगा तो वो अच्छा भला मुझे शो कर देगा, ये देखें 50 भी उसने, अब चूँकि पुरानी वैल्यूज उसमें स्टोर है तो वो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, एक और मसला आ रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एफ भी दे रहा हूँ, फ्लोटिंग नहीं, मुझे डी देना था।
ठीक है, इधर आप क्या कर दें, डी रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मेरा सही हो गया। उसके बाद आते हैं जी, इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन अर्थमेटिक ओवरफ्लो कहते हैं कि बड़ी वैल्यू और कम से भी कम नहीं रखनी, वो अंडरफ्लो कहलाएगा। आपसे क्या सर ये कम से कम क्या होती है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल के साथ इंट लिखा है उसमें कम से कम ये वैल्यू स्टोर हो सकती है, माइनस वाली ज़्यादा है। अगर किसी वेरिएबल के साथ अनसाइंड इंट लिखा है तो उसकी कम से कम वैल्यू 0 है, वो माइनस वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकेगा, तो बहुत एरर जनरेट हो गए। बात को समझ गए। ओके जी, आगे जाते हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने आगे बढ़ते जाना है। अब अरिथमेटिक का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है आपके पास, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, लॉजिकल भी है, और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, और उसके बाद है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं। ये तमाम ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आखिर में एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 करवा देता हूँ, फिर ऑपरेटर की तरफ खाता हूँ। a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, 7 प्लस 5 यानी 2 वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स को मिला के प्लस करेक्ट जो ऑपरेटर्स हैं मिला के जो कुछ बने उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जब तक कैलकुलेट नहीं होती उसकी डेटा टाइप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने बचपन में ब्रैकेट वाले सवाल सॉल्व किए होंगे कि वहाँ पे करली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स जो होते थे, तो इनमें जो तरतीब से सॉल्व होते थे, पहले जो वेनकलम लाइन वो सॉल्व होती थी, फिर उसके में छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होती थी। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन एंड पे कैलकुलेट होगी तो पता चलेगा। एक्सप्रेशन जिस लिहाज से जो एग्जीक्यूट होती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ये अगर एक ही लाइन के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स आ जाएं तो पहले नॉट ऑपरेटर कैलकुलेट होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर परसेंट साइन, मॉड साइन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर लेस देन, लेस इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे के सारे इस तरतीब से यूज़ होंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। आप सब जानते हैं कि ये एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और ये है डिवीजन, और ये आखिर में मॉडुलस ऑपरेटर है जिसे मॉड हम कहते हैं। तो इस मॉड को कैसे लिखता है, मैं एक प्रोग्राम छोटा सा कर देता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज मेरे पास b इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या प्रिंट करवाओ। यहाँ पे जब प्रिंट करवाता हूँ मैं कहता हूँ b मॉड 3 एंटर करवाओ, यानी ये एंटर होगा। अब जब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ तो क्या होगा, इसको पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। व्हाट हैपेंड ओवर हियर, एरर आ गया कोई, तो इस तरह के एरर आते रहते हैं। अब मैं इसको गौर से देखता हूँ। वो तो जाने चाहिए। ओके जी, बी मोड 3 है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। वैल्यू एंटर्ड इज %d, ठीक है, बी मोड 3। इसको अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ फिर शायद इसका मसला। अच्छा, अब इसको चलाते हैं। बहरहाल जो बी मोड 3 है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। मैं इसको दूसरा तरीका एक और भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ REMAIND का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू इनपुट होगी मैं इसको कहता हूँ जी RE में क्या स्टोर, अच्छा वैल्यू इनपुट ही नहीं करवाई हमने, अब शायद हो जाए क्योंकि वैल्यू इनपुट नहीं करवा रहे थे हम, तो वो मॉड कह रहा था किसका मैं लूँ, मुझे इसकी शक हो रहा था। बी मॉड 2 इनपुट कर दो, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या आता है, लेट्स सी। अब फिर क्या हो गया, ये वेरिएबल फालतू में डिक्लेयर हो गया था। तो अब ये देखें उसने 0 प्रिंट करवाया। क्यों 0 प्रिंट करवाया, बिकॉज वैल्यू एंटर, क्योंकि बी मॉड 2 0 ही होता है ना, क्योंकि 50 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 पे, इसलिए रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, मॉड हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। ये आपको समझ लग गई जी। उसके बाद हम आगे जाते हैं जल्दी से, वेरी शॉर्ट टाइम।
लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होता है। एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है, अगर इसकी साइड पे दो कंडीशंस हैं तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, वरना ट्रू नहीं देगा। और है अगर इसके साथ दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू देगा। नॉट किसी भी कंडीशन की एक्सप्रेशन को अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। यहाँ पे ये देखें, सैलरी इज लेस देन 1000 एंड स्टेटस इज इक्वल टू m, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इसका रिकॉर्ड हमें देगा, वरना नहीं रिटर्न करेगा कंप्यूटर में से। अब इसकी मिसाल एक छोटी सी मैं कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट नाम का r ले लिया, और इसमें मैंने बोला r इज इक्वल टू r में क्या स्टोर करना है जी, मैं लॉजिकल ऑपरेटर लिखता हूँ कि b इज ग्रेटर देन, b कितने से ग्रेटर है 30 से, तो वो 30 से ग्रेटर है तो r में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, r में आ जाएगा उसका ट्रू आ जाएगा रिजल्ट। इसको जब मैं कंपाइल करता हूँ, अब एरर कहाँ से आया, ये वाली लाइन, ठीक है, वो स्कैन करवा रहे हैं, ठीक है, इसको स्कैन करवाने की अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहीं पे करवा देते हैं %d, और यहाँ पे मैं आता हूँ r, तो r का रिजल्ट शो हो रहा है। इसको फ़िलहाल हम कमेंट्स बना देते हैं, ठीक है, 2 फॉरवर्ड लाइन लगाओ, कमेंट्स बन जाता है। कमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन इसे प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है। तो क्या रिजल्ट आया 1, इससे क्या रिटर्न होता है, ये कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन, तो 1 या 2 रिटर्न करता है। अब मैं इस लॉजिकल ऑपरेटर को फॉल्स करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाऊंगा और इधर एंडिंग ब्रैकेट लगा दूंगा, और इसके शुरू में मैं लगा दूंगा, शुरू में मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा। अच्छा, ये नॉट ऑपरेटर है, ऊपर कीबोर्ड में 1 के साथ लिखो। अब इसको जब मैं कंपाइल करूंगा, देखें इसमें से 1 आना चाहिए था, जो कि अभी आया था ऑलरेडी 0 आ रहा है। तो क्या किया, नॉट ऑपरेटर ने इस अंदर ट्रू को फॉल्स कर दिया। तो ये 3 ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट, इसको हम इफ एल्स में डिस्कस करें। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी को वैल्यू साइन करनी हो, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल साइन होता है। जब वैल्यू कंपेयर करनी हो तो डबल इक्वल साइन, और जब आपने साइन करनी हो, जैसे b इक्वल टू 50 मैंने वैल्यू असाइनमेंट की है, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल साइन। डबल इक्वल साइन इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज, उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, वो आगे आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इससे क्या होता है, अगर आपने किसी भी नंबर में एक वैल्यू का इजाफा करना हो तो प्लस प्लस साइन यूज होता है। मिसाल देता हूँ इसकी मैं, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से, लेक्चर काफ़ी थोड़ा सा एक लंबा हो गया, बहरहाल एक पूरा चैप्टर कवर करना तो इसलिए आसान नहीं होता, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। मैं ज़ाहिर है आपकी पेशेंस के लिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप इतनी देर सुनते हो, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, ऐसे ही मेहनत करते रहें। बी, जो कि बी मैंने प्लस प्लस करके प्रिंट करवा दिया। अब देखें बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखें बी में 51 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये देखें 51 नज़र आ रहा है आपको, ये 51, तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लस प्लस लिख देंगे तो 1 का इजाफा हो जाएगा, इसी तरह से माइनस माइनस लिख दें तो 1 की कमी भी हो जाएगी, ठीक है। और इसके शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस शुरू में लिख दें, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में लिखेंगे तो कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट भी, ये डिक्रीमेंट है, ये है प्री डिक्रीमेंट। अगर माइनस इधर लगाता तो पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर प्लस शुरू में लगाता तो प्री इंक्रीमेंट, और अगर प्लस इधर लगाता तो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक। ये डिक्रीमेंट है, कौन सा बताएं ज़रा, आप जहन में रिवाइज हो गया होगा आपका, मैं वेट कर रहा हूँ जी। कई लोगों ने सही जवाब भी सोचा होगा, इट इज़ कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट चला लेता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें जी, ये देखें 49 कर दिया इसका, इसने वैल्यू 49 कर दी ना, कैसे की इसने जी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। एक माइनस 2 दफ़ा लिखना है, लेकिन एक कम करता है, या 1 का इजाफा करता है। अच्छा जी, इसने यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको ज़रा आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है।
लेकिन जे में 10 है, आई इज इक्वल टू माइनस माइनस जे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ, इट टेक अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। सो मैं क्या करूँ इस, क्योंकि और चारा ही मेरे पास कोई नहीं। बी इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 99। इन दोनों में वैल्यू स्टोर की, मैं वेरिएबल थोड़े डिफरेंट दे रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपका। दो लाइंस हैं, इसमें मैं आपको इसकी कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। एक मैं कहता हूँ j इज इक्वल टू x प्लस प्लस, और x में स्टोर करवा देता हूँ मैं, लेट्स सपोज 99, ठीक है। और इधर मैं एक j वेरिएबल लेता हूँ, और इसको प्रिंट करवाता हूँ जी, इसकी वैल्यू क्या है। j को प्रिंट करवाता हूँ, देखिएगा क्या आएगी। इसी तरह से दोबारा इसी स्टेटमेंट को मैं उठा कर लिखता हूँ, अच्छा चलें इसको पहले देख लेते हैं। देखें जे होगा क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 99 है, ये क्या कर रहा है, x में एक इजाफा करके j को दे रहा है। तो जब इजाफा करके दे तो j में 100 आ जाना चाहिए, क्योंकि x में एक बढ़ा रहा है ये, तो वो j को दे रहा है, तो फिर 100 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे जी 99 ही प्रिंट हुआ है, ये एरर नहीं है, ये इसकी लॉजिक है। लॉजिक ये कहती है कि अगर ये आपने प्लस प्लस बाद में लगाया हुआ है तो जे को इसकी पुरानी वैल्यू मिलेगी x की, जो कि 99 थी, नई वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि x में इजाफा इसने बाद में किया। अब देखते हैं कि x में इजाफा इसका हुआ है या नहीं हुआ। x को भी प्रिंट करवा लेते हैं, इसको आप कंट्रोल C से कॉपी कर लें, कंट्रोल V से पेस्ट कर लें, और मैं कहता हूँ x को चेक करता हूँ, रिजल्ट ऑफ x और रिजल्ट ऑफ j, दोनों देख लेते हैं कि दोनों का क्या आंसर आया। देखें जी, x की वैल्यू तो 100 हो चुकी है, लेकिन j की वैल्यू 99 की 99 ही रही। क्यों? हालांकि x में इजाफा हो गया, उसको पहले मिला नहीं। अब अगर मैं इसी प्लस को शुरू में, ये जो बाद में लगा होता है इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, शुरू में जो लगा होगा उसको क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट। अब देखें क्या होता है, इसके अंदर शुरू में बैकस्लैश n लगा दें नई लाइन के लिए, तो ज़रा बेहतर आउटपुट नज़र आ जाएगी हमें। अब मैं ये इसको कंपाइल कर देता हूँ, अब इसको मैं रन करूँगा, देखेंगे आपको नज़र आ रहा है दोनों में 100 आ गए, जे में भी x में। क्यों, क्या हुआ कि यहाँ पे इसने पहले इसमें इजाफा किया x में, x की वैल्यू 99 थी, 100 हो गई, वही 100 जे को मिला और वही 100 अब x में स्टोर है। जब प्रिंट करवाया तो दोनों का हमें आंसर नज़र आ गया। ये पोस्ट और प्री का ये चक्कर है, मैंने आपको समझा दिया है। विश यू गुड लक। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आप ये देखें यहाँ पे लिखा है इसने j मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, इसका बिल्कुल यही मतलब है कि j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाई 5। यानी कि अगर मैं इन दोनों से, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास अगर दो वैल्यूज़ होती, इनको मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ, इनकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं लेता हूँ यहाँ से 99, ठीक है। j में स्टोर करवा देता हूँ 10, x में स्टोर करवा देता हूँ 10, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 40। तो x प्लस 40 किया मैंने, देखें क्या आएगा, x में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये x प्रिंट करवाना है मैंने, x, ठीक है, वेल रिजल्ट ऑफ x। तो ये देखें जी, x में क्या हो गया, 50 आ गया, क्योंकि पहले 10 था, 40 मजीद ऐड हो गया तो 50 आ गया। ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है पहले से, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि इसी लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस इक्वल टू 40। बस है ये वही स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखी है सी लैंग्वेज में, लेकिन ऊपर लिखी है, लेकिन सी लैंग्वेज में इसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइलिश सा तरीका है। तो वैल्यू इससे भी इसकी 50 हो चुकी है, जैसे पहले से हुई थी, लेकिन पहले इसमें ये सी लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको दोबारा एक्स नहीं टाइप करना पड़ता, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट स्टेटमेंट, वर्सटाइल स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इधर मतलब अब किसी से मल्टीप्लाई करना हो वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है, और डिवाइड करना हो वो भी डिवाइड इक्वल टू कर सकते हैं। 40 को 10 पे डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, या इसमें अगर आपने 40 स्टोर किया हुआ है तो 40 पे डिवाइड करें तो जो भी आंसर आए। लेकिन ये कंपाउंड असाइनमेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद ऑपरेटर प्रिसिडेंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। एमसीक्यूज फटाफट मैं बताता हूँ, आपका एंड हो जाएगा लेक्चर। थैंक यू फॉर पेशेंस। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, कमेंट्स जो होते हैं इनके 2 डबल फॉरवर्ड स्लैश लाइन लगाएं तो वो कमेंट्स बन जाते हैं। एक लाइन का कमेंट, ज़्यादा लाइन के कमेंट हो तो स्टार फॉरवर्ड स्लैश और फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएं, उसके दरमियान में जो भी लाइन आएंगी वो कमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। ये 6 जो है ना, ये इसके ऊपर चूंकि मैंने आपको बताया था अपॉस्ट्रोफी ये कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट। सबसे हाईएस्ट प्रिसीजन किसकी होती है? लॉन्ग डबल की। इसकी प्रिसीजन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 19, यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज शो करता है। व्हेन रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन, वो कहता है जब आप 2 वैल्यू को कंप्यूट करें और 2 वैल्यू बहुत छोटी हो उसकी डेटा टाइप की लोअर लेवल से भी, तो उसको अर्थमेटिक अंडरफ्लो कहा जाता है। बी ऑप्शन। सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी मैंने आपको बताया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट प्रेसिडेंस। मैं सब ये तमाम की प्रेसिडेंस, यानी प्रेसिडेंस से मुराद सबसे आखिर में ये कैलकुलेट होता है इक्वल। आप प्रेसिडेंस का टेबल भी देख सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसको बाद में देख लीजिएगा बाद में। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज। ठीक है, ये बी ऑप्शन है इसकी। C is a strongly typed language. This means that C strongly typed language है। Every variable must be declared before it is being used. वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इंट बी लिखूंगा तो बी यूज होगा, वरना बी को यूज नहीं कर। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज यूनियरी ऑपरेटर, क्योंकि ये ए की वैल्यू पे अप्लाई होता है। ए प्लस इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछ रहा था। इस चैप्टर के अंदर इसकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जो कि ऐसा हो कि जो आपका बन के आ जाए, लेकिन इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइडेंटिफायर हमने कर लिया, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस पूछा हुआ है, कैरेक्टर कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट में पूछा हुआ है, ये कर लिया हमने। स्टैंडर्ड डेटा टाइप, यूज डिफाइंड डेटा टाइप क्या होती है। कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर में ये भी हमने हो गया जी हमारा। कीवर्ड 32 31 के 32 हैं। आइडेंटिफायर तो वो नाम है जो सी लैंग्वेज के, वो उनकी कोई लिमिट नहीं है। डेटा टाइप हो गया जी डिस्कस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑन सी, 4-5 हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल एंड। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर मेरे ख्याल से डिस्कस में करने रह गए। रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ पे हैं जी? ये उसके बाद एग्जैक्टली थे हमारे पास। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अब जब 2 वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये मैथमेटिक्स में इनको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। जैसे लेस देन के नीचे एक इक्वल साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन है आगे इक्वल, ग्रेटर देन आगे इक्वल, नॉट इसी तरह से। नॉट इक्वल टू अगर मैथमेटिक्स में करेंगे तो ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हैं, इक्वल करके उसमें लाइन लगाते हैं, लेकिन इसमें नॉट का साइन और आगे इक्वल, इट रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू। ए बी को कंपैरिजन, ये असल में कंपैरिजन ऑपरेटर ही हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा वैल्यू 0 देते हैं या 1 देते हैं आंसर हमेशा, क्योंकि या आंसर ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। ठीक है जी, तो खैर ये रह गए थे, मैंने दोबारा इसको डिस्कस कर लिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आगे देख लेता हूँ मैं, अगर कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो ओके। कि यहाँ पे व्हाट यू डू फॉलो, पर खैर इनकी डेटा टाइप आपने चूज़ करनी है, ये आप खुद कर लें, थोड़ा सा हिम्मत करें कि इनकी डेटा ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड, कौन से वैलिड है? इनकम वैलिड है, टोटल मार्क्स इनवैलिड, स्पेस यूज हुआ है डबल इनवैलिड है। ये सी लैंग्वेज का रिजर्व नाम को यूज़ कर रही है। एवरेज अंडरस्कोर नहीं, ये इजाज़त नहीं, अंडरस्कोर इसको कर दें। रूम हैश ये ठीक है। एरिया ये इसके अंडरस्कोर शुरू में नहीं लगा सकते आप। लॉन्ग ये सी लैंग्वेज का जो है कीवर्ड है, ये नहीं यूज़ कर सकते। आइटम ये भी ठीक है। मैक्स स्पीड ये भी ठीक है। ये वैलिड करे वेरिएबल नेम है। ठीक है, इनको बाकियों को कैलकुलेशन करनी है आपने की, और आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको भी इसी तरह कैलकुलेट करना है। ये आखिर में एक वैल्यू लिखी है 0.3e+1। 0.3e को मतलब होता है कि 3 × 10 की पावर 1। सी लैंग्वेज में 10 की पावर को लिखने का यही तरीका होता है। तो जब अगर आप 0.3 × 10 की पावर 1 करेंगे तो ये असल में 3 बन जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है आपने 3 सपोज करनी है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसने ये लिखा हुआ है। तो y की वैल्यू क्या है? 3, 0.3 नहीं है, क्योंकि e+1 को हम कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगी 3 बन जाएगी। ठीक है जी, दैट वाज एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।